Bismillahirrahmanirrahim. Last time we were discussing about the impressions or the findings about the analysis of wastewater treatment. We had three cases regarding the analysis of the outcomes of the wastewater. We can recall those samples. The first one was from textile mill, and the other one was from leather works, and finally we had a sample from domestic source. अगर हम इनको रिकॉल करें तो ये डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हमने ऑब्ज़र्व की थी और उनके अगेंस्ट हमने अपने एनालिसिस जो हैं वो डिस्क्राइब किए। यहाँ पे लेदर वर्क्स है, इसका एनालिसिस हमने बताया था कि इसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी कम है। फिर डोमेस्टिक पे हम आए, डोमेस्टिक को हमने ऑब्ज़र्व किया। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में जो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ या जो कंटेंट्स ज़्यादा थे उनको हमने डिस्कस किया। तो इसको रिकॉल करने का बेसिक पर्पस ये है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में जब भी हमने किसी भी टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करना है तो उससे पहले हमें ये काम करना पड़ेगा, और ये काम लेबॉर्ट्री में करना पड़ेगा। एवरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मस्ट हैव a state of the art laboratory in terms of testing its parameters, which are very necessary to find a way regarding the selection of technology. इसमें हमें टेक्नोलॉजी की सिलेक्शन के लिए हेल्प भी मिल जाती है, हमारा टाइम भी सेव हो जाता है, और प्लांट जो है उसकी स्मूथ फंक्शनिंग भी इंश्योर हो जाती है, क्योंकि हमारे रियल टाइम सैंपल्स जो हैं प्लांट से लिए गए होते हैं और हम उनको रियल टाइम चेक कर रहे होते हैं अलॉन्ग विद दी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स, और उनको हम यूटिलाइज करते हुए इससे हेल्प लेते हैं कि हमें उसके बिहेवियर का पता चल जाए, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है और वो किस तरह पोल्यूशन लेवल को लेके जा रहा है, और वो अगर रिमूवल की तरफ हम जाना चाह रहे हैं तो किस तरह से रिमूव होगा। ये सारे एनालिसिस जो हैं इन चीज़ों में हमें हेल्प करते हैं, और इनको रिकॉल करने का बेसिक पर्पस ही यही था कि आपको इसकी इम्पोर्टेंस का पता चले कि इनके बगैर हम अपने ट्रीटमेंट प्लांट को फंक्शनिंग नहीं कर सकते, उसकी फंक्शनिंग until unless we have a detailed analysis of what we are having in waste water. अब उसके बाद हमारा जो मैंने यहाँ पे बताया था कि ये हमारे पास एनालिसिस हो गया अगर इन टर्म्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, हम डोमेस्टिक वेस्ट वाटर के लिए ही ये प्रेपरेशंस कर रहे हैं या कोर्स पढ़ रहे हैं, और डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में भी हमने ये अज्यूम नहीं किया हुआ, हम कोई ट्रीटमेंट प्लांट, एक सिंगल ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन नहीं कर रहे, लाइक हम किसी इंडस्ट्री को सोल्यूशन ऑफर नहीं कर रहे, बल्कि हम एक पूरा सेमेस्टर, एक पूरा सब्जेक्ट जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें फिर जब हमारे पास जितना भी हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी हम यूटिलाइज करते हैं और उसको हम लेके आगे चलते हैं। ये फैज़ान रसूल को आवाज़ नहीं आ रही, बाकी सबको भी नहीं आ रही। आ रही है सर। यार अपने गैजेट्स चेक करो फैज़ान रसूल। अच्छा जी, जब हमारे पास ये सिस्टम डेवलप हो जाता है कि हम सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, या हम मे बी सम कंसल्टेंसी रन कर रहे हों और हम किसी को ऑफ़र कर रहे हो सोल्यूशन, तो तब हम एक सिंगल ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी की तरफ या 2 और 3 ऑप्शंस की तरफ फोकस करते हैं। बट मैं ये बात बता रहा था कि हम यहाँ इस सब्जेक्ट में किसी एक सिंगल ट्रीटमेंट प्लांट को हम डिज़ाइन नहीं कर रहे, बल्कि हम मल्टीपल या जितने भी हमारे पास फिजिबल ऑप्शंस होते हैं किसी भी डेवलपिंग या डेवलप्ड नेशंस, उन सब को हमने पढ़ना है, डिस्कस करना है, डिज़ाइन करना है, और उनकी फंक्शनैलिटी को हमने
देखना है किस तरह से वो फंक्शनल होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि लेटर ऑन फील्ड में आपको किस तरह के ट्रीटमेंट प्लांट के साथ जो है वो केटर करना पड़ सकता है या डिज़ाइन करना पड़ सकता है उसको। तो ये हमारी लर्निंग प्रोसेस है, इसमें हम किसी एक सिंगल ट्रीटमेंट प्लांट पे फोकस नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज़ है जो एट दिस स्टेज मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए। देयर इज़ अ डिफरेंस, मैंने पहले भी आपको ये बताया कि देयर इज़ अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन द यूनिट ऑपरेशंस एंड द यूनिट प्रोसेसेस। तो यूनिट ऑपरेशंस हमारे चेंज होंगे किसी भी ट्रीटमेंट प्लांट में। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है तो उसमें इंजीनियरिंग डिसिप्लिन होंगे। अच्छा, एक साइंसेस की यूनिवर्सिटी है तो उसमें साइंसेस के डिसिप्लिन ज़्यादा होंगे, डोमिनेट होंगे। इसी तरह ह्यूमैनिटीज़ की यूनिवर्सिटी है तो उसमें ह्यूमैनिटीज़ के ज़्यादा होंगे। ये हमारा जो यूनिट ऑपरेशंस होते हैं ये भी डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा कंटेंट ज़्यादा आ रहा है और उससे रेलेवेंट जो यूनिट है वो हमारे पास फंक्शनल होगा हमारे ट्रीटमेंट प्लांट पे। हम यहाँ पे अगर किसी एक ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसको फुल फ्लैज ही हमने अप्लाई करना है हर जगह पे। जैसे हमने ट्रीटमेंट वाटर ट्रीटमेंट में हमने कहा था कि अगर वहाँ पे स्क्रीनिंग होती है, इवन उसके बाद हम अगर कोआगुलेशन, फ्लोकुलेशन एंड सेडिमेंटेशन को भी देखें तो हमने कहा था कि समटाइम्स आपका वाटर इतना क्रिस्टल क्लियर होता है कि उसमें सिर्फ डिसइंफेक्शन की ज़रूरत होती है। तो आपने सारे यूनिट्स उसमें से फिल्ट्रेशन भी इवन एलिमिनेट कर दिया और सिर्फ डिसइंफेक्शन पे काम कर रहे हैं। अब हुआ क्या है, आपने पूरा सब्जेक्ट पढ़ा, आपको पूरे सब्जेक्ट में जो चेन है वो सारी आपने देख ली। उसके बाद आपने सेलेक्ट किया कि हमारे वाटर क्वालिटी, आप वो पूरी चेन में हर कंपोनेंट या हर यूनिट ऑपरेशन से निकलने वाला या पास होने वाला जो ट्रीटेड वाटर था या उसमें से जो प्रोसेस्ड वाटर था की करेक्टरिस्टिक्स आप कह लें कि हर यूनिट के बाद कैसी है ये आपको आइडिया हो गया था। आपको पता है कि कोआगुलेशन के बाद रिलेटिवली क्या होता है, फ्लोकुलेशन के बाद क्या होता है, सेडिमेंटेशन का इम्पैक्ट डालती है, इसी तरह फिल्ट्रेशन का क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं ट्रीटमेंट पे। तो आपको जब इन चीज़ों का पता चल गया तो उसके बाद आपने क्या किया कि वाटर ट्रीटमेंट करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए किसी भी साइट पे, चाहे नॉर्दर्न एरियाज़ में आप कर रहे हो, चाहे साउथ पंजाब में कर रहे हो, चाहे इंटीरियर सिंध में कर रहे हो, चाहे सेंट्रल पंजाब में कर रहे हो, चाहे किसी इंडस्ट्रियल जोन में कर रहे हो, वाटर ट्रीटमेंट जहाँ पे भी आप कर रहे हैं, आपने सबसे पहले उसके सैंपल्स लिए, उनके अंदर एग्जिस्टिंग लेवल चेक किए। उसके बाद आपने अपने यूनिट ऑपरेशन को देखा कि अच्छा ये यहाँ पे फिट आता है, इसकी क्वालिटी यहाँ तक रिफाइंड है, हमने इससे फर्दर इसको अब आगे लेके चलना है। तो उसमें जो फर्दर आगे जितने भी आपको यूनिट ऑपरेशंस चाहिए होते हैं वो आप उसमें फिट कर देते हैं या इम्प्लीमेंट कर देते हैं। उनका कोई अल्टरनेटिव है तो वो आप यूज़ कर लेते हैं। सिमिलरली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे भी या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कंडक्ट करने के लिए भी किसी इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर ऐसा होगा कि उसको सारे के सारे यूनिट्स चाहिए होंगे, बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट चाहिए होगा। किसी किसी इंडस्ट्री में ट्रीटमेंट प्लांट की कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत होगी, कुछ की नहीं होगी। किसी ट्रीटमेंट प्लांट पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको सिर्फ डिसइंफेक्शन चाहिए और आपने उसको नॉर्मल जो उसके डिसइंफेक्टेंट है उसको यूटिलाइज करते हुए आपने उसको रीयूज़ या रिक्लेम कर लिया ट्रीटेड वेस्ट वाटर। तो ये डिपेंड करता है वाटर क्वालिटी पे या वेस्ट वाटर क्वालिटी पे जो एफ्लुएंट आ रहा है इंडस्ट्री से, कि आपके एफ्लुएंट को किस टाइप की ट्रीटमेंट चाहिए। अब यही वजह थी कि हमने ये वाला सारा एनालिसिस कंडक्ट किया। उसमें हमने देखा कि यार हम अगर कोई चीज़ कि अगर हम कोई चीज़ ऐसी है जो इसमें हम शेयर करना चाहते हैं या कोई इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो उस चीज़ को हम किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये चीज़ है फील्ड बेस्ड या जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हैं तो तब। लेकिन उससे पहले ऑब्वियसली आपको सारे जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं, जो इकोनॉमिकल ऑप्शंस हैं, जो कन्वेंशनल ऑप्शंस हैं, जो इवन जो
बहुत ज़्यादा रिलायबल ऑप्शंस हैं, ये सारे ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हम यूज़ कर सकते हैं वो सब के बारे में आपको पता तो होना चाहिए एटलीस्ट। तो इस सब्जेक्ट में और प्रोफेशनल लाइफ में ये थोड़ा सा डिफरेंस होगा। वहाँ पे आपने एक सिंगल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना। हाँ, आपको 10 साल हो गए हैं तो मे बी आप इस सब्जेक्ट से कई गुना ज़्यादा ट्रीटमेंट प्लांट जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ है या सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट यूनिट ऑपरेशंस है, उनके थ्रू आप अपनी स्किल्स को पॉलिश कर लें, इम्प्रूव कर लें। वो एक वो तो आपका वो तो प्रोफेशनल लाइफ हो गई ना। लेकिन यहाँ पे हम सबका इंट्रोडक्शन एंड बेसिक डिज़ाइनिंग उनकी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यूनिट ऑपरेशंस हमारे जितने भी है उनमें हमें जो जो रिक्वायरमेंट है हमारी, वो आपको थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि यूनिट ऑपरेशंस हमेशा से यूनिट प्रोसेसेस से डिफरेंट होते हैं। प्रोसेसेस आपके पास टेक्नोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, जैसे हम आगे अभी इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, तो आप है वो प्रोसेसेस के हवाले से भी कर सकते हैं और क्लासिफिकेशन आप यूनिट ऑपरेशंस के हवाले से भी कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों को आपने सिर्फ समझना है। आप लोगों के लिए ये मसला नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट जो है ये आपके लिए कोई ऐसा नई चीज़ नहीं है। वाटर ट्रीटमेंट में आपने पढ़ी है, मैंने ही पढ़ाया है आपको। लेकिन मैं ये सिर्फ इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि आप इसको एक तो मिक्स ना करें, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम डिफरेंट क्लासिफिकेशंस की तरफ जाते हैं तो उसमें हमारा क्या पर्पस होता है। मैं उसकी एक दो एग्जांपल्स दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी एरोबिक ट्रीटमेंट एंड एनारोबिक ट्रीटमेंट, ठीक है। तो अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा इसको हम ड्रॉ कर लें तो मेरे ख्याल में ये बेटर होगा। अच्छा जी, मैं कह रहा था कि नुमान वाइट बोर्ड शेयर हो तो मुझे बताइएगा प्लीज़। जी सर, शेयर हो गया। जी नुमान। जी सर, शेयर्ड है। नुमान शेयर हो रहा है जी सर, वाइट शेयर्ड है। बोर्ड? मैं 2 दफा पहले भी बोला था। नुमान नुमान सर शेयर है, लेकिन नुमान बोल रहा है आपको उसकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा ठीक है। मैं क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहा था। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं ना, तो यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशंस जो हैं वो हमें ऑब्ज़र्व करनी पड़ सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो एरोबिक होना चाहिए, ठीक है, या एरोबिक है। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम एनारोबिक है। अच्छा, इसी तरह से हम
एक और हमारी क्लासिफिकेशन होती है जिसमें हम कहते हैं जी हमारी ट्रीटमेंट है प्राइमरी है प्लस सेकेंडरी ट्रीटमेंट है हमारे पास, प्लस टर्शरी ट्रीटमेंट या एडवांस ट्रीटमेंट हो सकती है हमारे पास। उसको एडवांस का नाम दे दें हम तो ज़्यादा बेहतर है। एडवांस ट्रीटमेंट भी हमारे पास हो सकती है। तो ये हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन आ जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर हम कहते हैं कि हमारा जो सेटअप है इन टर्म्स ऑफ जो यूनिट ऑपरेशंस, तो उसमें हम देखते हैं तो हमारे प्रोसेसेस आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूनिट ऑपरेशंस को देखेंगे तो यहाँ आपके पास एरोबिक में एक कैटेगरी आ जाएगी सस्पेंडेड ग्रोथ। अब ये एरोबिक है लेकिन सस्पेंडेड रहेगा। आपका जितना भी वेस्ट वाटर है वो एरोबिक है, आप उसको एयर प्रोवाइड कर रहे हैं, बैक्टीरिया भी उसमें वो हैं जो एरोबिक हैं लेकिन सस्पेंडेड है। इसको आपने किसी भी टेक्नोलॉजी में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाता है अटैच ग्रोथ। ये वेस्ट वाटर की टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आगे भी इनको मैं एलाबोरेट करूँगा डिटेल से, और कुछ मैंने स्लाइड्स में भी शेयर किया हुआ है तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, इतना ज़्यादा इशू नहीं है। ये आपके पास एक चीज़ आ गई। अब इसके अगेंस्ट अगर आप दूसरी जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पे भी यही इसकी कैटेगरीज होंगी। अगेन यहाँ पे अटैच ग्रोथ हो सकता है एनारोबिक में, लेकिन यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, और सस्पेंडेड ग्रोथ भी हो सकता है। तो सस्पेंडेड ग्रोथ में क्या होगा कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लेकिन सस्पेंशन में रखना है आपने किसी तरह से, एनारोबिकली सस्पेंशन में रखना है, विदाउट ऑक्सीजन आपने इसको सस्पेंशन में रखना है। जो आपका वेस्ट वाटर का पूरा कल्चर है या पूरा सिस्टम है या पूरा प्लांट है, उसके अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है या प्रोसेस हो रहा है, ये आपके पास एक टेक्नोलॉजी आ गई या एक आपका प्रोसेस आ गया। इसको जब आपने डिफ़ाइन कर लिया तो उसके बाद फर्दर इसके अंदर जो आती हैं चीज़ें वो आपके पास आ जाएंगी जी। आपने इसको नाम दे देने हैं कि यहाँ पे सस्पेंडेड में एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस हो सकता है। कन्वेंशनल ये है, ASPs होते हैं आपके, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस हो सकता है, एरेटेड लगून्स हो सकते हैं, एरेटेड लगून्स हो सकते हैं आपके मल्टीपल। जो हम इनको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ इस वजह से कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। अटैच ग्रोथ का मतलब ये है जहाँ पे कोई अटैच हुआ हो, किसी के साथ फिक्स हुआ हो, किसी मीडिया के ऊपर, किसी सरफेस के ऊपर आपका बैक्टीरिया जो है वो रिजाइड कर रहा हो, वहाँ पे रह के ट्रीटमेंट ऑफर कर रहा हो, तो उसमें हम ट्रिकलिंग फ़िल्टर कहते हैं। ये एक ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी है जिसमें हम कुछ इस तरह से इसको भी हम पढ़ेंगे। ट्रिकलिंग फ़िल्टर के साथ साथ हम इसमें RBCs हैं, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टैक्टर्स, तो ये भी हम ऑफ़र करते हैं अटैच ग्रोथ के तौर पे। इसी तरह यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और ज़हन में रखें कि हमारे पास जो ये सारा सिस्टम है, जो हम ये सारी जो हमने ट्रीटमेंट ऑफ़र की है इसको वेस्ट वाटर को, इसमें हमारे पास जो ज़्यादातर यूटिलाइज होगी वो सारा ये हमारे पास कल्चर है, क्योंकि हम डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक में इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट नहीं होता, तो हम ज़्यादातर एरोबिक ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। एनारोबिक ट्रीटमेंट की तरफ जब आपने जाना है तो उसमें फिर आप एक चीज़ जहन में रखें, उसकी भी इसी तरह से एग्जांपल्स हैं, SBR हैं, अपफ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट है, फ्लूइडाइज बेड है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने इनको एनारोबिक, और ज़्यादातर इनका जो होता है जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो इंक्रीज्ड होता है। हाई ऑर्गेनिक कंटेंट जो है वो इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए फिर आप इसको यूटिलाइज करते हैं। तो ये आपके पास एक कह लेंगे आप इसको जो है वो कर सकते हैं क्लासिफिकेशन। आप इसकी इस लिहाज से भी कर सकते हैं कि वेस्ट वाटर को जब आप ऑफ़र कर रहे हैं ट्रीटमेंट को, तो उसमें आपके पास एरोबिक एंड एनारोबिक के हिसाब से आप इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जबकि अगर हम ये अब ये सारे प्रोसेसेस थे,
ठीक है, जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ कि ये सारे प्रोसेसेस हैं। एनारोबिक प्रोसेस होता है, एरोबिक प्रोसेस होता है। एनारोबिक कहाँ पे कर रहे हैं, एरोबिक कहाँ पे कर रहे हैं, उसमें जो यूनिट ऑपरेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर आपका यूटिलाइज हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन एरोबिक में भी हो सकती है, एनारोबिक में भी हो सकती है, दोनों में हो सकती है। सेकेंडरी भी दोनों में हो सकती है, टर्सरी या थर्ड एडवांस जो है ये भी दोनों में हो सकती है। लेकिन जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि हमारे पास ये तीनों टाइप की जो ट्रीटमेंट है, ये तीनों की जो आप कह लें कि यूनिट ऑपरेशंस हैं, वो उनके हवाले से हम बात कर रहे हैं कि प्राइमरी क्लैरिफायर होगा, कोई सेकेंडरी क्लैरिफायर होगा, कोई एडवांस ट्रीटमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो इन चीज़ों को जब हम डिस्कस करते हैं तो तब हमारे पास फिर ये आ जाता है कि हम किस तरह से अपने जो हमारा डिज़ाइनिंग है उसको हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। अब इन दोनों चीज़ों को देखने के लिए एक तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है सारा, इसको समझने के लिए आपके पास अगर आपके साथ अगर सिविल इंजीनियर है तो आप उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करके आप उसको बता देते कि आपने ये चीज़ बनानी है, ये चीज़ बनानी है। लेकिन वो ये जो तीनों ये यूनिट्स हैं, इनमें इनमें जो ये हमारी प्रोसेसेस है ये हो रहे होते हैं। तो इन प्रोसेसेस का उस सिविल इंजीनियर को नहीं पता होता कि ये प्रोसेसेस क्या है। सस्पेंडेड ग्रोथ क्या चीज़ है, अटैच ग्रोथ क्या चीज़ है, इसमें ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है, एरेटेड लगून क्या होता है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या होता है, और इसको कितना टाइम चाहिए होता है। अब ये प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक उसने बनाना है फॉर एग्जांपल, और आप कहते हैं कि हमने एएसपी बना दे हमें, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की जब वो बात कर रहा है तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस तो एक लेंथी प्रोसीजर है। आप उसको वो किस तरह से डिज़ाइन करेगा ये आपने उसको बताना है। फॉर एग्जांपल आपने प्राइमरी के लिए एक्टिवेटेड स्लज बनाया तो उसको आप बताते हैं कि हमारा यहाँ पे इतने 2 to 3 आवर्स के लिए हमारे वाटर ने जो है वो स्टे करना है। तो उसके लिए फिर उसको आपने जो टाइम लिमिट दी है उस टाइम लिमिट के हिसाब से उसने फ़्लो को भी देखना है। उसने फ़्लो को जो इनकमिंग फ़्लो है इसी तरह उसने उसका टाइम भी देखना है कि कितने टाइम के लिए एचआरटी जो है उसका उसने उसको देखना है। और उसके बाद फिर उसने उसकी जो है वॉल्यूम और डायमेंशन जो है वो उसने उसकी डिज़ाइन करनी है। सर्कुलर होगा, रेक्टेंगुलर होगा, या किस टाइप का होगा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, और उसमें हम किस तरह से रिमूवल करेंगे, क्या चीज़ें रिमूव होंगी और उसका रोल क्या होगा। तो ये हमारे पास जो यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेसेस की जो डिफ्रेंशिएशन है, या आप कह लें कि उनकी जो क्लासिफिकेशन है, उसमें आपको बीइंग एन एनवायरमेंटल इंजीनियर आपको इसका बिल्कुल क्लियर आइडिया होना चाहिए कि प्रोसेसेस क्या हैं और यूनिट ऑपरेशंस क्या हैं। इन दोनों चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। अब इनमें जो आगे प्रीसाइज इंफॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर नहीं की अभी। मैंने आपको बिल्कुल जो मोटी मोटी इसकी जो चीज़ें हैं या बिल्कुल मेन चीज़ें हैं या आप कह लें कि बेसिक पॉइंट्स हैं वो मैंने आपसे शेयर किए हैं। अगर हम इसी में से कोई एक टेक्नोलॉजी उठाते हैं, यहाँ से आपने ये उठाई है टेक्नोलॉजी ASP, तो इसकी आगे फर्दर जो है वो प्रॉपर इसकी अपनी प्रॉपर एक ट्रेन होती है, या इसका जो मैकेनिज़्म होता है उसमें आपके पास डिफरेंट जो है वो यूनिट्स होते हैं। उन यूनिट्स के अगेंस्ट आप जो है वो इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, या अपने वाटर वेस्ट वाटर की क्वालिटी को देखते हैं। अगर आपने ये सिलेक्ट कर ली कि अच्छा ओनर ये चाहता है कि वो एक्टिविटी स्लज प्रोसेस को अप्लाई करे, तो उसमें आप स्क्रीनिंग देखेंगे, उसमें आप उसकी प्राइमरी सेडिमेंटेशन देखेंगे, ग्रिट रिमूवल है कोई, ऑयल एंड ग्रीस रिमूवल है कोई, सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसमें एरेशन आ जाएगी, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन आ जाएगी, फिर एफ्लुएंट आया, उसके बाद स्लज को क्या करना है, स्लज को हैंडल करने के लिए फर्दर आपके पास डिफरेंट आपके पास टेक्नोलॉजीज़ आ जाएंगी। स्लज के बाद आप एफ्लुएंट की तरफ आते हैं, तो एफ्लुएंट आप देखेंगे कि इसको डिसइंफेक्शन करनी है या क्या करना है, इसको रीयूज़ करना है या नहीं करना, ये चीज़ आएगी। उसके बाद फिर आप टर्शियरी ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। अगर वो करना है तो टर्शियरी ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे, अगर नहीं करना तो आप इसको डिस्चार्ज कर देंगे। तो ये आपके पास एक जो आपके पास आप कह लें कि एक सिंगल ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी थी उसका प्रोसीजर है इनमें से।
लेकिन इतनी ज़्यादा ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, उनमें आप आगे जब देखेंगे तो वहाँ पे भी मैंने शेयर किया हुआ है। ये आपको मैं चाह रहा था कि आप इस तरह, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत जल्दी पिक कर जाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको ज़रा आराम से समझ आती है, तो बजाय इसके कि वो कंफ्यूज हों और कहीं इधर उधर से पूछने की कोशिश करें, समझ ना पाएँ, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लें क्लास में, ताकि जिनको जल्दी समझ आ जाती है उनको तो चलो आ गई समझ, लेकिन जो बाकी क्लास है उनको भी प्रॉपर हर एक चीज़ की समझ आ जाए, और जब हम अपना कोर्स आगे पढ़ें और इन टेक्नोलॉजीज़ की डिज़ाइनिंग की तरफ जाएं, तो फिर उनको ये ना आइडिया हो कि यार ये अब सस्पेंडेड ग्रोथ क्या चीज़ होती है, ये तो एरोबिक है या एनारोबिक होती है। तो ये आपके पास सामने आपके स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है नुमान? यस सर, हो रही है। ओके। मैं इनके इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाता हूँ। प्रिलिमिनरी या प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है। प्रिलिमिनरी जब हमने नाम दिया है तो ये ऑप्शनल है। बेसिकली आप प्राइमरी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्रिलिमिनरी ऑप्शनल है। इसी तरह प्रिलिमिनरी में बेशुमार आपके पास फर्दर टेक्नोलॉजीज़ हैं, और उनमें से कौन सी आपने चूज़ करनी है, हर एक को लगाना ज़रूरी नहीं है। मे बी आपको प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट चाहिए ही ना हो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोई ना कोई ज़रूर लगानी है। लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि प्राइमरी ट्रीटमेंट से पहले भी कोई ट्रीटमेंट होती है, और उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, उनका क्या रोल होता है। पर्पस क्या है जी? टू रिमूव फ्लोटिंग मैटर, inorganic fractions and large and medium sized suspended and settleable matter from the wastewater। इन दोनों का बेसिक पर्पस ये आ गया। उसके बाद वो कहते हैं मेथड्स इसके लिए कौन कौन से यूज़ होते हैं, प्रिलिमिनरी के लिए भी और प्राइमरी के लिए भी। स्क्रीन्स यूज़ कर सकते हैं आप, प्री चैम्बर्स यूज़ कर सकते हैं आप, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक्स या प्राइमरी क्लैरिफायर भी आप यूज़ कर सकते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड्स रिमूवल, जो यहाँ पे सस्पेंशन में है ना सॉलिड्स, उनकी रिमूवल हो जाती है 40 to 70%, जबकि बीओडी रिड्यूस हो जाती है आपकी 30 to 45%। ठीक है। ये दोनों का है, प्राइमरी भी और जो प्रिलिमिनरी है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है कि 40 to 70% सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड बीओडी रिमूवल जो है वो 30 to 45% ऑफर करती है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट पर आ जाएँ। अब ये प्रिलिमिनरी एंड प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट की जब आप बात करते हैं, तो वो प्योरली आप उसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं। और इसका जो बेसिक पर्पस होता है कि रिमूवल ऑफ सॉल्युबल एंड कोलाइडल ऑर्गेनिक मैटर। अब थोड़ा सा डिफरेंस देखें। सस्पेंडेड मींस इनसॉल्युबल, इनऑर्गेनिक फ्रैक्शंस, ठीक है। और यहाँ पे वो सस्पेंडेड की बजाय सॉल्युबल एंड कोलाइडल ऑर्गेनिक फ्रैक्शन। अब ये आपके पास एक डिफरेंस आ गया कि जब आपने प्राइमरी या प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट कंडक्ट की थी, तो वेस्ट वाटर में जो सस्पेंडेड मैटर था वो सारे का सारा वहाँ पे मेजॉरिटी उसकी जो है वहाँ पे रिमूव हो गई। कुछ कोलाइडल था, कुछ सस्पेंशन में था, लेकिन इतना नहीं था कि वो 2 घंटे में या 3 घंटे में सेटल डाउन होता, तो वो नेक्स्ट चैम्बर में आ गया। उसकी वजह से अब जो बाकी जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है हमें वो कंडक्ट करनी पड़ेगी। तो ये अब हमारे पास एक और नया एवेन्यू खुल गया कि हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कंडक्ट करेंगे। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किस लिए कंडक्ट करेंगे? क्योंकि इसमें आप ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। इनऑर्गेनिक मैटर को तो आपने फिजिकली सेपरेट कर लिया था कि आपने उसको सिर्फ टाइम दिया, वो सेटल डाउन हो गया।
सस्पेंडेड था, इनऑर्गेनिक था, किसी के साथ रिएक्शन कर नहीं सकता था, वो सेटल डाउन हो गया। अब आ गया जी आपके पास बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें वो कहता है कि सस्पेंडेड नहीं है, सॉल्युबल है, तो ये डिज़ोल्व फॉर्म में है। जो वेस्ट वाटर का जो कलर चेंज हुआ है वो इसकी डिज़ोल्व फॉर्म जो है ऑर्गेनिक मैटर की, उसकी वजह से चेंज हुआ। तो इस वजह से हम उसमें से सॉल्युबल मैटर को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। फिर दूसरा कोलाइडल मैटर है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं, जो 2-3 घंटे में हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में रिमूव नहीं हुआ या प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में रिमूव नहीं हुआ। और ये दोनों टाइप जो है वो डोमिनेंट हैं ऑर्गेनिक मैटर के साथ। इनमें मेथड कौन से यूज़ होते हैं? एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस हो सकता है, एरोबिक है या एनारोबिक है ये अभी बात नहीं कर रहे। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस हो सकता है, ट्रिकलिंग फिल्टर हो सकता है, एरेटेड लगून्स हो सकता है, वेस्ट वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स हो सकता है, और इसकी रिमूवल एफिशिएंसी 70 to 95% है। जो इसमें आ रही थी उसका 70 to 95%। टर्शरी या एडवांस ट्रीटमेंट आ जाती है आपके पास। टर्शरी या एडवांस्ड ट्रीटमेंट आपके पास आ जाती है। तो द पर्पस ऑफ दिस ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी The purpose of this treatment technology is to used for the removal of nitrogen and phosphorus and all other organic and inorganic matters that are not removed in primary and secondary treatment। दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो ऑर्गेनिक मैटर अगर रह गया है पीछे पूरी ट्रीटमेंट ट्रेन से गुजरने के बाद, अगर कुछ ऑर्गेनिक मैटर रह गया तो उसको रिमूव कर देंगे हम यहाँ पे, एक चीज़। और दूसरा हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास नाइट्रोजन एंड फास्फोरस हैं उनकी अगर अमाउंट्स कुछ क्वांटिटीज़ आ रही हैं जो कि पीछे हमारा ट्रीटमेंट प्लांट ऐसा डिज़ाइंड ही नहीं था कि प्राइमरी, प्रिलिमिनरी या सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम उसको ट्रीट करते या वो इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करता, वो इस डिज़ाइन पे ही नहीं था। तो इस वजह से वो सारी की सारी चीज़ें अगर इन्फ्लुएंट में थी तो एफ्लुएंट में एज इट इज़ आ गई हैं। अब उनको रिमूव करना है। उनको क्यों रिमूव करना है? आप सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद कहते हैं कि हमने इस वेस्ट वाटर को ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के लिए यूज़ करना है, या हम इस वेस्ट वाटर को इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, हम इसको लाइफ स्टॉक के लिए एज ए पोर्टेबल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, हम इस वेस्ट वाटर को अपने डिफरेंट रीयूज़ आस्पेक्ट के लिए यूज़ करना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं इनके लिए फिर क्या होगा कि आपको उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। उसकी टेस्टिंग करेंगे तो सबसे पहले तो आप उसमें BOD COD चेक करेंगे कि इसकी BOD COD लेवल कहाँ तक पहुँचा, और उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें कहीं नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस तो नहीं है, क्योंकि अगर वो हुए तो वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं दोनों। आप फिर उनको चेक करते हैं, अगर वो मौजूद होती हैं तो आप उनकी रिमूवल के लिए फॉलोइंग मेथड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। कोई भी फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज मेथड्स कैन बी सिलेक्टेड, और फिर उससे अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करके अपना जो डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव है वो अचीव किया जा सकता है। तो ये है आपके पास जो टर्शियरी ट्रीटमेंट या एडवांस ट्रीटमेंट का सेटअप। अगर आप इन सारी चीज़ों को कपल करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर इन्होंने एक अलग से क्लासिफिकेशन दी हुई है, नीचे इन्होंने यूनिट ऑपरेशंस शो कर दिए। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट दी हुई है, यहाँ पे टर्शरी ट्रीटमेंट इवन नहीं है।
और प्राइमरी में भी रॉ वेस्ट वाटर आ रहा है, तो स्क्रीन्स हैं, स्क्रीन्स के बाद फिर ग्रिड चैम्बर ऑप्शनल है। मैंने बताया ये सारी ऑप्शनल है आपकी। प्राइमरी टैंक आ गया, सेकेंडरी टैंक आ गया, और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक आ गया। ये ट्रीटमेंट यूनिट बेसिकली एरेशन टैंक है आपका, ठीक है। और उसके बाद डिस्पोजल की तरफ आप चले जाते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शंस क्या हैं कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस हो सकता है, ट्रिकलिंग फिल्टर हो सकता है, रेटेड लगून हो सकता है, वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड हो सकता है। कोई भी आप किसी भी किस्म की टेक्निक जो है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट के तौर पे यूटिलाइज कर सकते हैं। आप इनका कॉम्बिनेशन कोई इंडिविजुअल टेक्नोलॉजीज़ का पहले आइडिया होना चाहिए कि ये होती क्या है। जब आपको इंडिविजुअल टेक्निक्स का आइडिया होगा कि ये इनका ये प्रोसेस है और इसका ये तरीक़ाकार है, तो उसके बाद फिर आप उनको कॉम्बिनेशन में भी यूटिलाइज करने के लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ये तीन ही कैटेगरीज हैं। तो प्रिलिमिनरी एंड प्राइमरी ट्रीटमेंट की तरफ हम चले जाते हैं, और इसमें थोड़े से हमारे पास ज़्यादा सेक्शंस हैं। प्रिलिमिनरी हैं, आप प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम ये प्रोसेसेस जो हैं वो कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें स्क्रीनिंग है, कॉम्बिनेशन है, ग्रिड रिमूवल है, फ्लो इक्वलाइजेशन है, ऑयल एंड ग्रीस रिमूवल है, प्री एरेशन है। इन चीज़ों में से मोस्ट ऑफ दी जो कॉमन थिंग्स हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं या टेक्निक्स हैं, उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। उनमें से भी हम वेरी फर्स्ट वन इज़ स्क्रीनिंग, और उसके बाद फिर हम लेटर ऑन जैसे ही हम प्रोपागेट करेंगे अपने इस कोर्स में, तो इंशाल्लाह हम उनको भी डिस्कस करेंगे। स्क्रीन्स पे अगर हम आएँ, इन प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजीज़ में स्क्रीन्स जो हैं वो वेरी फर्स्ट और बेसिक टूल्स हैं which are very helpful in purifying or separating the larger particles or parts from the wastewater, so that it can be easier to treat or remove the suspended particles from the wastewater in primary sedimentation tank. Objectives of the screens are the removal of coarse solids, pieces of woods, plastics, papers, rags, leaves, fruits, etc. प्रोटेक्शन ऑफ पंप, वेल्व्स, पाइपलाइंस, इम्पेलर्स, ये सारी चीज़ें आप वाटर ट्रीटमेंट में भी देख चुके हैं। क्लासिफिकेशन इनकी क्या हो सकती है, इनका ओपनिंग साइज़ के हिसाब से हो सकता है कि कोर्स साइज़ है, मीडियम साइज़ है या फाइन साइज़ की है। कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है कि बार स्क्रीन है या मैश स्क्रीन है। फिर इसी तरह क्लीनिंग मेथड हो सकता है मैनुअल, मैकेनिकल, रैक, वाटर। इसी तरह हमारे पास ये स्क्रीन सरफेस हो सकती है कि वो फिक्स की हुई है आपने या मूव हो रही है वो। तो ये आपके पास 4 मैकेनिज़्म हैं जिनकी बेस पे आप क्लासिफिकेशन करते हैं, और हर स्क्रीन को इन सारों के अगेंस्ट चेक करते हैं कि इसका ओपनिंग साइज़ क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम क्या रखेंगे जब इंस्टॉल करनी है, इसको क्लीनिंग मेथड किस तरह से हम इसका यूटिलाइज़ करेंगे, और इसी तरह से इसकी सरफेस जो है वो मूविंग है या फिक्स्ड है, ये भी हमें पता होना चाहिए। फिर हमारे पास इनकी टाइप्स आ जाती हैं, जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनमें साइज़ के हिसाब से जो वेरी फर्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन है ओपनिंग साइज़, उसके हवाले से अगर हम कोर स्क्रीन्स की बात करें तो ये फिक्स भी होती हैं, बैंड बार भी होती हैं। इसी तरह फाइन स्क्रीन फिक्स्ड हैं, बैंड स्क्रीन है, डिस्क स्क्रीन है, मूविंग स्क्रीन है, ड्रम स्क्रीन है। इसी तरह से स्ट्रेनर्स आ जाते हैं हमारे पास, ये भी स्क्रीन्स की एक टाइप है। तो ये सारी चीज़ें वो कहते हैं कि आपके पास आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कि ये साइज़ के हिसाब से स्क्रीन्स का रोल हो सकता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, और उसमें साइज़ उसका आप अकॉर्डिंगली जो है वो सिलेक्ट करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइप के वेस्ट वाटर को हैंडल कर रहे हैं। उसमें पार्टिकल्स ज़्यादा आ रहे हैं बड़े, तो फिर आपको फाइन साइज़ लगाने की वहाँ भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पार्टिकल्स बहुत छोटे आ रहे हैं तो फिर आपको वहाँ पे कोर साइज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लॉजिक्स जो है वो आपने खुद देखनी है जब आप प्रोफेशनल लाइफ में वहाँ पे खुद से हैंडल कर रहे होते हैं इन चीज़ों को।
Screens का purpose and types में the purpose of screen is to remove large floating particles or suspended matter so that the pumping machinery used in treatment plant is not clogged or damaged. Screens consist of parallel bar rods, wire mesh or perforated plates. The opening may be of any shape, generally rectangular. Mostly bar screens or racks are used which are either hand cleaned or mechanically cleaned. Opening between bars should be half to 1.5 inch, 10 millimeter to 40 millimeters स्क्वायर. जो आपका कहते हैं टू डिफरेंट बार्स हैं, ये कोर स्क्रीन के लिए ये आपके पास मेथड होना चाहिए और कोर स्क्रीन को आपने इस तरह से हैंडल करना है. आपने जो एप्लीकेशन दी है ना उसमें पोस्ट मेंशन नहीं की किस पोस्ट के लिए मेंशन चाहिए. आप जस्ट नोट काम करें इमरान साहब के लिए. उनको भेजें. कोर स्क्रीन में हमारे पास फिर टू प्रोटेक्ट पम्प्स, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं टू प्रोटेक्ट पम्प्स, वेल्व्स एंड पाइपलाइंस composed of parallel bars or rods in surface water treatment set at the water intake. In wastewater treatment set before pumping, primary settling और grid chamber उनकी पोजीशन है वाटर ट्रीटमेंट में और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में. स्क्रीन्स की जो कोर स्क्रीन्स हैं, bar racks are clear spaces up 75 millimeters between bars to prevent entry of large debris into intake structure. Fine screens की fine traveling screens located behind bar racks openings of about 10 to 13 millimeters. आप इनकी ना साइज के हिसाब से देख लेंगे. जो 75 mm है दैट मीन्स कि ये लार्जर पार्टिकल्स या लार्जर आपके जो मटेरियल्स हैं उनको कैप्चर करने के लिए, और 10 to 13 मिलीमीटर जो है वो रिलेटिवली आपके स्मॉलर पार्टिकल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या उनको स्टॉप करने के लिए. To prevent entry of small debris such as sticks, bark, leaves and fish into the wastewater treatment plant, we use fine screens. इसी तरह से आप इनकी जो ये तीनों टाइप्स आपने पढ़ी हैं, इनको आप अगर यहाँ पे एक चार्ट की फॉर्म में अगर देखें तो इसको आप फ्रॉम बॉटम टू टॉप आप इसको लेके जाएं, आप इसको स्टडी करें. फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे प्री ट्रीटमेंट आ जाती है और यहाँ पे प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट आ जाती है. अब ये एक और आपके पास नया एवेन्यू आपको शेयर किया जा रहा है कि हमने तो पढ़ा था प्रिलिमिनरी एंड प्राइमरी ट्रीटमेंट, तो प्रिलिमिनरी से भी पहले एक प्री ट्रीटमेंट आ गई अब. तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली हम वी ऑलवेज गो टुवर्ड्स दी इम्प्रूवमेंट, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट. हमारे पास अगर प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाले गैजेट्स में भी इश्यूज़ आ रहे हैं जबकि वो खुद उससे नेक्स्ट गैजेट के लिए हेल्पफुल होने चाहिए थे, तो अब वो खुद एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कोई सपोर्टिंग टूल हम उसके बिफोर हैंड यूज़ कर सकते हैं. तो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट से पहले आपने प्री ट्रीटमेंट यूज़ किया. अब उसमें आप देख सकते हैं कि जितनी भी आपके पास ऑप्शंस हैं प्री ट्रीटमेंट में, वो आप इन सीवर्स एंड राइजिंग मेन्स, जो आपकी जो सीवर लाइन है या कलेक्शन नेटवर्क है वेस्ट वाटर का, ये अब वहाँ पे चले गए आप. ठीक है, क्लोरीनेशन कर देते हैं, एरेशन कर देते हैं, इनलेट चैम्बर है, H2O2 इंजेक्शन है, ऑक्सीजन इंजेक्शन है. ये सारे के सारे जो केमिकल्स ऐड हो रहे हैं, ये जो सारी आपकी इंफॉर्मेशन है, ये सारी की सारी ऐड होने के बाद हेल्प करती हैं स्क्रीन्स को कि यहाँ पे ना तो इस तरह की कोई चीज़ डेवलप हो जाए जो आपकी स्क्रीन्स को डैमेज करे, या इस तरह का कोई इशू हो जाए जहाँ पे आपके स्क्रीन्स जो है वो एफिशिएंटली परफॉर्म ना कर पा रही हूँ. तो इस तरह का कोई भी जो हमारे पास कह लें कि सिस्टम है उसको
प्रिवेंट करने के लिए हमें प्री ट्रीटमेंट यूज़ करनी पड़ सकती है। इसमें सिंपली एरेशन और केमिकल्स यूज़ हुए हुए हैं और वो भी सिल्वर लाइन में, ठीक है। उसके बाद हम अपने जो पढ़ रहे हैं प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट उसमें आ जाते हैं। स्क्रीनिंग है, ये आज हम पढ़ रहे हैं, ये सारी यहाँ पे हैं स्क्रीन सेम कलर। उसके बाद ग्रिड रिमूवल है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ये सारे यहाँ पे आ गए। उसके बाद प्री एरेशन एंड फ्लोकुलेशन है, ये हमारे पास फाइनली यहाँ पे। इसके बाद हम प्राइमरी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। तो अब देखें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट ही नहीं हुई और हमारे पास कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है वो उससे पहले है। आप स्क्रीन्स की हम बात कर रहे हैं तो उसमें हम बार, ड्रम, डिस्क स्क्रीन्स यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से रोटेटिंग हो सकती हैं या फिक्स्ड हो सकती हैं स्क्रीन्स, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है प्रोसेस है, स्क्रीन्स को हमने डिस्कस करना है और हम ये स्क्रीन्स को पढ़ रहे हैं। तो स्क्रीन्स को हेल्प चाहिए होती है अगर, तो वो हेल्प कर सकती है आपकी प्री ट्रीटमेंट। फिर ये स्क्रीन्स जो हैं वो आगे फर्दर जो आगे नेक्स्ट यूनिट्स होते हैं उनके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा कर देती है। ये इसका कुछ इस तरह से है, ये मूविंग स्क्रीन है, ठीक है। और ये जो जितने भी इसमें कोर सॉलिड्स हैं उनको वो कलेक्ट कर रही है। ये इसकी रियल पिक्चर है एक किस्म की। ये भी पिक्चर्स ट्रीटमेंट प्लांट्स की हैं। ये क्लीनिंग ऑफ मैनुअल क्लीनिंग ऑफ स्क्रीन है। ये ऑटोमेटिक बार स्क्रीन है जिसमें मैकेनिकल क्लीनिंग है। ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो वाइप आउट कर रहे हैं ये स्क्रीन के अंदर से, और यहाँ पे ये सारा वेस्ट यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। बार स्क्रीन के डिज़ाइन की तरफ हम जाएं तो पहले तो हमें उनकी कैपेसिटी एंड रिडंडेंसी चाहिए होती है कि हम उनकी कैपेसिटी देखें, उन्होंने कितने वेस्ट वाटर फ्लोज को हैंडल करना है। फिर उसके बाद रिडंडेंसी इसमें हमने देखनी है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सेटअप आ जाता है जिसमें हमारी स्क्रीन जो है वो स्ट्रक हो गई हैं या वो रिपेयर होने वाली हैं, तो फिर हमारे पास क्या उसमें हमारे पास अल्टरनेटिव है। Two or more mechanically clean screens provided, so one unit taken out of operation without impairing performance, ठीक है। तो वो दो या दो से ज़्यादा स्क्रीन आप लगा लेते हैं। पहली बात, ईच एडिक्वेट कैपेसिटी टू पास पीक हाइड्रोलिक फ्लो रेट, दोनों की जो कैपेसिटी है दैट मस्ट एंटरटेन दी पीक flow rates of wastewater. In small plants, single unit may be installed with bypass channel with manually clean screen. अब वो कह रहे हैं कि अगर आप छोटे प्लांट पे बात कर रहे हैं ना, तो छोटे प्लांट या किसी छोटी मोटी इंडस्ट्री का प्लांट जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको दो बड़ी स्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप एक ही स्क्रीन लगाएं मैकेनिकली जो क्लीन होती है, और उसके बाद एक बाईपास चैनल दे, बाईपास चैनल में आप मैनुअल जो होती है वो लगा दें। वो ज़रा आप कह लेंगे इकोनॉमिकली आपको चीपर पड़ती है, तो आप उसको जब इंस्टॉल कर लेते हैं तो उससे आपका ये बेनिफिट हो जाता है कि आप वो ज़्यादा जो सोल्यूशन है जो आपका वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, ठीक है। तो आप स्मॉलर इंडस्ट्री है उसको आप एंटरटेन कर सकते हैं वाया मैकेनिकली फॉलोड बाय मैनुअल क्लीनिंग सिस्टम। लोकेशन इसकी कहाँ पे होनी चाहिए जी? It must be installed ahead of grid chambers to prevent fouling of grid chamber equipment. ग्रिड चैम्बर जो है वो भी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से, तो उसके अंदर काफ़ी इक्विपमेंट्स होते हैं। तो उन इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कहते हैं कि स्क्रीन्स की लोकेशन जो है वो ग्रिड चैम्बर से पहले होनी चाहिए। इसमें वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जो वेस्ट वाटर आ रहा है उसको ग्रेडियंट आपने किस तरह से देना है कि वो कितनी वेलोसिटी से वेस्ट वाटर का फ्लो आए। अब वेस्ट वाटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आएगा तो उसका फ्लो जो है उसको आपने कंट्रोल करना है ग्रेडियंट के साथ। अप्रोच वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.4 मीटर्स पर सेकेंड टू मिनिमाइज डिपोजिशन ऑफ सॉलिड्स इन चैनल। ये अप्रोच वेलोसिटी है जब स्क्रीन के पास पहुंच रही है आपकी सारी पोल्यूशन या आपकी इम्प्योरिटीज़, तो उनकी अप्रोच वेलोसिटी 0.4 होनी चाहिए। स्क्रीन के अंदर से उसकी वेलोसिटी 0.9 से बिलो होनी चाहिए। एट पीक फ्लो रेट्स टू मिनिमाइज
फोर्सिंग ऑफ मटेरियल थ्रू स्क्रीन्स। अगर आप इससे ज़्यादा स्क्रीन में से पास करने की कोशिश करते हैं वेस्ट वाटर को और स्पीड ज़्यादा करते हैं, तो जो आपने उसमें ऑलरेडी रिटेन की हैं चीज़ें, उनको भी वो भी उनको स्लफ ऑफ करके वो साथ लेके फर्दर आगे नेक्स्ट यूनिट में जा सकता है ग्रिड चैम्बर में। तो इसलिए वो कहते हैं कि वहाँ पे आपकी वेलोसिटी जो है वो जेंटल होनी चाहिए, रादर कि आप इतनी हाई वेलोसिटी के साथ ऑपरेट करें कि आपका जो रिमूव हो चुका है सेटअप वो भी आगे फर्दर उसमें मिक्सअप हो जाए। फिर चैनल्स हैं, उसमें वही जो उसको स्क्रीन को जो चैनल्स देने हैं, डुअल चैनल्स मस्ट बी प्रोवाइडेड कंस्ट्रक्टेड ऑफ कंक्रीट capable of being isolated by use of slide gates or recesses in channel walls for insertion of stop plates or stop blocks. Channel approach to screens straight and perpendicular to screens for distance of 10 times depth of the flow. अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे डिज़ाइनिंग के हवाले से भी दो चीज़ें हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको 2 चैनल देने चाहिए, अगर इसको देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। वो कहते हैं कि आपने इसको 2 चैनल देने हैं, ठीक है, ये स्क्रीन इंस्टॉल की हुई है, इसको 2 चैनल देने हैं, एक ये चैनल है, एक ये चैनल है। उसमें सेपरेशन आपने गेट या किसी भी किस्म की हर्डल से रखनी है कि एक चैनल यूटिलाइज हो रहा है, अगर यहाँ पे कोई मसला है तो आप इसको ओपन करके इसको क्लोज कर दें और इसको यूटिलाइज करते हैं। दूसरा वो कह रहा है कि जो इसमें ये अप्रोच वेलोसिटी को सेट करने के लिए जो इसकी टोटल डेप्थ है ना, उसका 10 टाइम लेके आपने उसको लेंथ देनी है। टोटल डेप्थ का 10 टाइम्स लेके आपने उसको लेंथ देनी है। इतनी लेंथ स्क्रीन से पहले वेस्ट वाटर को आपने प्रोवाइड करनी है उसी स्ट्रक्चर में। और इसमें आपने जो आपने इसकी आप कह लें कि जो इसकी वेलोसिटी है उसको आपने कंट्रोल करने के लिए जो अप्रोच वेलोसिटी है इस स्क्रीन के ऊपर जो पहुंच रहा है वेस्ट वाटर, उस वेलोसिटी को कंट्रोल करने के लिए मैनिंग्स इक्वेशन यूज़ करते हैं। और मैनिंग्स इक्वेशन जो है वो आपको डिफरेंट जो हैं आपके पैरामीटर्स उनके अगेंस्ट आपको हेल्प करती है। इसमें वेलोसिटी और फ्लो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वेलोसिटी के लिए मैनिंग्स इक्वेशन जो है वो 1/n r 2/3 टू s 1/2 है। इसको आप अगर पूरी इक्वेशन को सिंपली एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका फ्लो में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और इसी तरह आप इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितने टाइम के लिए वहाँ पे रिटेन किया तो फिर ये उसका वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली कैलकुलेशंस हैं जो आप इनको डिफरेंट एंगल्स में आप इनको घुमा फिरा के आप डिफरेंट चीज़ें जो है वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैनिंग्स इक्वेशन के अगर पैरामीटर्स को देखें तो v इज़ द वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकेंड, और n जो है रफनेस का कोएफिशिएंट है जो इस मटेरियल जो आपका सिलेक्शन है उसके साथ डिपेंड करता है कि वेस्ट वाटर की रफनेस जो है वो कितनी वेस्ट वाटर को रफनेस ऑफर करता है ये मटेरियल। r इज़ हाइड्रोलिक रेडियस है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो, स्लोप ऑफ ग्रेड लाइन एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो, ये सेकेंड इक्वेशन में यूज होगा एरिया। ठीक, typical coefficient of roughness for smooth concrete should be 0.012। फिर हम इसके डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। हमारे पास बार विड्थ है और 2 टाइप की स्क्रीन्स हैं और वो टाइप्स हमने क्लीनिंग मेथड के हवाले से हमने सेलेक्ट किए हैं। एक मैनुअल क्लीनिंग है, एक मैकेनिकल क्लीनिंग है। वो कहता है कि बार विड्थ इन दोनों में सेम रखें, बार डेप्थ भी इन दोनों में सेम रखें, लेकिन क्लियर स्पेस बिटवीन बार जो है यहाँ पे जो आपने मैनुअल क्लीन करना उसमें 25 to 50 मिलीमीटर्स हैं, जबकि यहाँ पे 6 to 75 मिलीमीटर्स है। जबकि स्लोप फॉर वर्टिकल जो है वो 30 to 45 है और यहाँ पे इसको आप 0 to 30 के एंगल पे आप इसको इंस्टॉल करते हैं। इसमें वैसे भी आपको आइडिया हो जाता है कि जो मैनुअल आपने क्लीनिंग करनी ऑब्वियसली उसमें आपको कुछ ना कुछ स्लोप होगी, तो आप उसमें से प्रॉपर उसको अप्रोचेबल होगा आपको उसको क्लियर करने के लिए।
मटेरियल कौन सा होना चाहिए स्क्रीन का? corrosion resistant material such as stainless steel and plastic for bar racks. Stainless steel system, though expensive, are preferred because of their better maintenance history. तो स्टील ही बेसिकली स्क्रीन के लिए यूटिलाइज होना चाहिए। पानी के साथ ही हर वक्त इसने इंटरेक्शन में रहना है, तो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो corrosion रेजिस्टेंट होनी चाहिए। ये स्क्रीन है जी, देख लें आप कि ये फेस कर रही है और चीज़ों को हैंडल कर रही है, स्टॉप कर रही है। मैकेनिकली क्लीन स्क्रीन है ये। ये सारा जो स्टक हुआ हुआ स्क्रीन के अंदर, यहाँ पे आप देखेंगे वो बात कर रहे थे कि इतनी वेलोसिटी ना हो कि जो आपने ये जो रिमूवल हो चुकी है ये स्लफ ऑफ हो के तो आपके नेक्स्ट यूनिट में चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास स्क्रीन का पोर्शन था जो हमने डिस्कस करना था आज। और इसमें थोड़ी सी मैं अगर चाहूँ, आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ एक छोटी सी वीडियो जिसमें इसका स्क्रीन का ऑपरेशन जो है वो आपको आपके साथ शेयर कर लूँ मैं। स्क्रीन शेयर हो रही है ना मान? जी सर हो रही है। ये वेस्ट वाटर इनफ्लो है। आप इसकी यहाँ पे आप सिर्फ इसको इन जनरल ये नहीं देखना कि अच्छा वेस्ट वाटर आ गया, इसकी जो अप्रोच वेलोसिटी है टू द स्क्रीन वो देखने आप। ठीक है, इसमें इनकमिंग मटेरियल्स जो हैं वो अब वो वेरी फ्रिक्वेंट नहीं आते। आप ऐसा नहीं है कि हर वक्त चोक हो जाए आपकी स्क्रीन। ये इसके अंदर जो ऑलरेडी चीज़ें जो है रिटेन की साइज आप देख, इससे बड़े साइज की चीज़ें। इसी तरह एक छोटा सा मैकेनिकली स्क्रीन का ऑपरेशन और मैकेनिकली क्लीनिंग। ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ें आ रही हैं वो सारी की सारी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे चली जाएं। आपने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वो जो कलेक्शन नेटवर्क है, उनमें देखा है कि ओपन चैनल्स भी होते हैं और ओपन चैनल्स में जो है सिंगल यूज प्लास्टिक एंड मैनी अदर टाइप ऑफ प्लास्टिक्स जो हैं वो उसमें डंप साइट बनी होती है। अगर वो सारी चीज़ें एज इट इज़ हम after a very long time, agar even if it rains and the storm water carries all these things with along with it and reaches to the treatment plant, तो treatment plant तो रेनफॉल के इवेंट्स तो हर साल में कई बार बार फिर हमारा प्लांट तो स्टक रहेगा। तो इस वजह से भी हमें वहाँ पे स्क्रीनिंग जो है वो this is how we clean our screens mechanically at wastewater treatment plant, how they operate.
वुड पीसेस या भी आती हैं, सारी चीज़ों को स्क्रीन से कर talk about that so for a longer time period. अच्छा नुमान, जी सर। वो जो हमारी है ना एडवाइज़र